नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी साहित्य एवं विमर्श की कहानी पर केंद्रित इस श्रृंखला में हृदय को आत्मीयता से स्पर्श करने वाली कहानियां लिखने वाले समकालीन हिंदी कथा साहित्य के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री स्वयं प्रकाश द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी जंगल का दाह पर हम विस्तार से विचार मंथन करेंगे। श्री स्वयं प्रकाश मुख्यतः हिंदी साहित्य जगत में कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। कहानी के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, नाटक, बाल साहित्य, रेखाचित्र, संपादन आदि विधाओं को भी अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। उनका जन्म 20 जनवरी सन 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। अपने लेखन के मुख्य दौर में स्वयं प्रकाश काशीनाथ सिंह, असगर वजागत, संजीव, पंकज विश्व, उदय प्रकाश, अरुण प्रकाश जैसे साटोत्री पीढ़ी के बाद के जन्मवादी कथाकारों एवं उनकी विचारधारा से संबद्ध रहे। स्वयं प्रकाश की कहानियों के संबंध में हिंदी के मशहूर साहित्यकार पल्लव जी का कहना है कि उनकी कहानियां भारत के विशाल मध्य वर्ग के प्रति आशा का उजास ही है। भारतीय मध्य वर्ग का संघर्ष मामूली लोगों के जीवन संघर्ष का चित्रण, पूंजीवाद, औद्योगिकरण, शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन की आवश्यकता आदि उनकी कहानियों में चर्चित कुछ प्रमुख विषय हैं। मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमान कैसे कैसे आएंगे, अच्छे दिन भी, अगले जन्म, संतान, छोटू उस्ताद आदि उनके बहुचर्चित कहानी संग्रह है। उनकी अधिकांश कहानियां अपने देश और समाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह पढ़ी जा सकती है। जंगल का दाग लोक कथा शैली में लिखी गई ख्याति प्राप्त कहानी है। लोक कथा के विधान में लिखी गई इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने एक और आदिवासी संस्कृति के संकटों के साथ साथ आधुनिक समय में विकास के खोखलेपन का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर भूमंडलीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्र कंपनियों के हरकतों से विस्थापित होने को मजबूर आदिवासी समाज की निस्सहाय अवस्था का चित्रण भी किया है। राजकुमार के आखेट सीखने की आड़ में पारस्परिक जीवन मूल्यों को नष्ट करके जंगल के मूल निवासियों की जीवन शैली में होने वाले हस्तक्षेप ही इस कहानी का मुख्य विषय है। लोक कथा शैली में प्रतीकात्मकता एवं व्यंग्य का पुट देकर लिखी गई जंगल का दाव शीर्षक कहानी का केंद्र पात्र मामा सोन नामक एक आदिवासी है जो जंगल के विख्यात धनुर्धर एवं आचार्य है। मामा सोन जंगल में रहते थे, लंगोटी पहनते थे और वनवासियों के बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाते थे। मामा सोन अपना धनुष और बाण स्वयं बनाते थे और वनवासियों के बच्चों को भी तीर कमान बनाने सिखाते थे। मामा सोन उन्हें जंगल के पशु पक्षी, पेड़ पौधों के नाम, आदतें, बैठने के ठिकाने, मौसम, उनकी प्रजाति की बढ़त खटत का हिसाब, खाद्य आघाती की जानकारी भी देते थे। वनवासी मामा सोन को बहुत आदर सम्मान करते थे और वे मामा सोन को अनाज, सूखा मांस, पशुओं की खाल, बांस से बनी घरेलू वस्तुएं और जंगली फल एवं कंदमूल गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करते थे। एक दिन एक राजकुमार अपने नौकर चाकर एवं सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। राजकुमार को शिकार का कोई अनुभव नहीं था और न पशु पक्षियों के साम्राज्य में प्रवेश करने की विनम्रता भी। राजकुमार और उसके साथी हो हल्ला करके लटकारते हुए जंगल में घुसे। पहले कभी नहीं सुनी आवाजें और शोरों को सुनकर
सभी पशु पक्षी अपने कोटरों में या घोंसलों में छिप गए। शिकार की तलाश में खाली हाथ भटकते भटकते राजकुमार पर एक शेर ने हमला किया। ठीक इसी समय झाड़ी के पीछे छिपे मामा सोन के एक शिष्य ने तीर चलाकर राजकुमार की जान बचा ली। सारी बातें सुनकर महाराज ने मामा सोन से आग्रह किया कि वे अपने बेटे को धनुर्विद्या सिखाए। मामा सोन इस शर्त पर राजकुमार को धनुर्विद्या सिखाने पर राजी हो गया कि इसके लिए राजकुमार को जंगल में ही रहना होगा। महाराज ने शिल्पियों और सैनिकों को आज्ञा दी कि वे जंगल के बीचों बीच सर्व सुविधा संपन्न 2 महल बनाए, एक राजकुमार के लिए और दूसरा मामा सोन के लिए। राजा ने जंगल के बीच से सड़क बनाकर बैलगाड़ियों में राजकुमार, सैनिक और मामा सोन के लिए बहुत सारी चीजें भेज दिया करते थे। इन अभूतपूर्व गतिविधियों से जंगल की शांति भंग होने लगी। भारी संख्या में पेड़ कटने लगे। जल, जंगल, जमीन एवं हवा प्रदूषित होने लगे। पशु पक्षी भी छिपने, डरने और दूर भागने लगे। वे सबके सब उग्र एवं हिंस्र होने लगे। राजा के आदमियों के आतंक से वनवासी भी परेशान हो गए और वे भी घर छोड़कर दूर स्थलों की ओर पलायन करने लगे। राजा ने राजकुमार के शिकार खेलने की सुविधा के लिए उस क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया। राजकुमार कुछ ही दिनों में फटाफट धनुर्विद्या सीखना चाहता था, किंतु गुरु मामा सोन ने उपदेश दिया कि राजकुमार को सबसे पहले जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित होना चाहिए। कहाँ दलदल है, कहाँ सूखी जमीन है, कहाँ गहरा पानी है, जानवरों का पानी पीने का स्थान, मधुमक्खियों के छत्ते, मौसम आदि की जानकारी बहुत ही जरूरी है। मामा सोन ने राजकुमार को याद दिलाया कि उसे ब्रह्म मुहूर्त पर उड़ना और व्यायाम करने के बाद वन देवताओं की पूजा करके ही विद्यारंभ की शुभारंभ करना है। राजकुमार ने अनमने भाव से गुरु का आदेश मंजूर कर लिया। गुरु ने एक तख्ते पर नकली चिट्ठियां लगाई और उन पर निशान करके तीर चलाने का आदेश भी दिया। राजकुमार का एक भी तीर निशान पर नहीं लगा। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद भी राजकुमार तीर अंदाजी में कोटा सिक्का ही निकला। मामा सोन तो राजकुमार को उनकी मर्जी के अनुसार धनुर्विद्या सिखाने के लिए तैयार नहीं था। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार की असमर्थता पर राजा बहुत ही निराश थे, पर राजा के मन में पुत्र स्नेह जाग उड़ा। राजा ने सैनिकों से मामा सोन को बंदी बनाने का आदेश दिया। राजा ने मामा सोन की मुश्किल कसवा दी और बेटे से कहा कि आज तेरा गुरु ही तेरा तख्ता है, इसी पर तीर चला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि तू नहीं सीख पाए तो दूसरा कोई भी मामा सोन से धनुर्विद्या न सीखे। मामा सोन जानते थे कि एक दिन ऐसा ही होगा। राजकुमार के बांध के निकलने से पहले ही चारों तरफ से जंगल के पेड़ों और झुरमुटों से तीरों की वर्षा होने लगी। राजा और राजकुमार सहित सभी पर हमला किया गया। वे सबके सब बुरी तरह घायल हो गए। सैनिकों ने राजा और राजकुमार को लेकर भागे, लेकिन जाते जाते उन कमीनों ने जंगल में आग लगा दी। आरण्याग्नि से मामा सोन को या उनकी धनुर्विद्या को बचा नहीं पाए। जंगल के सभी पेड़ पौधे आरण्याग्नि में भस्म हो गए। महान धनुर्धर मामा सोन, उनकी धनुर्विद्या और उनके वंशज हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो गया। जंगल से पूरी तरह विस्थापित मामा सोन के वंशज
आज शहर में बांस की टोकरियां, गद्दे के पक्षी, तोते आदि बनाकर, आदि बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जंगल का दाग अथवा अरण्य अग्नि शीर्षक इस कथा में वर्णित राजा, राजकुमार एवं सैनिक साम्राज्यवादी शक्तियों, बहुराष्ट्रीय निगमों एवं पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। आदिवासियों के वन अधिकारों को चुनौती देने वाले सभी समाज के लोग विकास के नाम पर जंगल पहाड़ों से आदिवासियों को बाहर निकालने के कार्य में जुड़े हुए हैं। भारत में आज हजारों की संख्या में आदिवासियों को अपने जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों को सरकार द्वारा पसंदीदा खनिकों को सौंप दिया जा रहा है। स्वयं प्रकाश जी ने जंगल का दाव शीर्षक इस कहानी के माध्यम से पूंजीवाद, औद्योगिकरण एवं बाजारबाज से जन्मे विस्थापन के दर्द को ही अभिव्यक्ति दी है। ऐतिहासिक एवं लोक कथात्मक शैली में लिखी गई एक हृदय विदारक कहानी, मर्मस्पर्शी कहानी हिंदी कथा साहित्य की एक अमूल्य संपत्ति ही है। मैं आशा करता हूँ कि जंगल का दाव शीर्षक कहानी पर केंद्रित इस व्याख्यान से आप सब लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।